सभी सुनने वालों का निधि के स्टोरी बॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए धुमाकोट के डरावने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। भानुदादा गुस्से में उठकर निकल चुके थे और कृषा फिर से चिल्लाकर रोने लगी थी। कहानी का पिछला भाग हमने यहीं पर छोड़ा था। पिछले भाग में आपने जाना कि प्रशांत का परिवार कृषा को लेकर भानु नाम की जगरी के पास पहुंचा था। भानुदादा ने प्रशांत से बलि चढ़ाकर पूजा करने की बात कही थी, लेकिन प्रशांत सहित पूरा परिवार भानुदादा की बात से सहमत नहीं था। चलिए जानते हैं इसके बाद आगे फिर क्या होता है। कृषा की ये हालत देखकर राजू ने कहा, पापा हमें इसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मम्मी बोली, अरे हाँ, यह तो हमें ख्याल ही नहीं आया कि इससे पहले डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पास ही डॉक्टर का क्लिनिक था। हम कृषा को लेकर डॉक्टर के पास पहुंच गए। हमने जब उन्हें सारी बात बताई तो वह कहने लगे, पहाड़ों में तो ऐसा होना आम बात है, आप लोग घबराइए मत, मैं इसका चेकअप करता हूँ और फिर देखते हैं क्या करना है। कृषा का बॉडी चेकअप हुआ और कुछ टेस्ट। उसमें पता चला कि उसको खून की कमी है, ब्लड बहुत कम हो गया है। वैसे भी वह ठीक से खाती पीती नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप के बाद कहा, घबराने जैसी कोई बात नहीं है, अक्सर खून की कमी से ऐसा हो जाता है, चिड़चिड़ापन और बात बात पे रो देना। मम्मी ने कहा, पर इसे ऐसा पहली बार हुआ है, घर में तो ऐसा हुआ ही नहीं, अचानक ऐसा कैसे हो गया? शायद जगह बदली है, मौसम चेंज हुआ है और सफ़र की थकान, ये सब भी कारण हो सकते हैं। पापा डॉक्टर की बात से सहमत थे। हम सब फ्री माइंड से घर लौट आए। अब मम्मी भी टेंशन फ्री लग रही थी और कृषा भी अब हैप्पी मूड में थी। पापा ने हम सबको रानीखेत घुमाने का प्रोग्राम बनाया। वहाँ कृषा की तबीयत बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। ये तो हम सभी के लिए बहुत अच्छी बात थी। परंतु मम्मी पापा आपस में बातें करने लगे कि देखो, यहाँ तो कृषा पूरी तरह स्वस्थ लग रही है और घूमने के मज़े ले रही है, तो क्या सचमुच उस घर में कोई प्रॉब्लम है? और क्या प्रधान जी सही कह रहे थे? हम रानीखेत से वापस घर लौट आए। पापा और मम्मी प्रधान जी से मिलने उनके घर चले गए। मैं और कृषा घर पर ही रुक गए। आओ प्रशांत, कहो कैसे आना हुआ? प्रशांत ने सारी बात प्रधान जी को बता दी और कहा, अब आप ही बताएं प्रधान जी कि हमें आगे क्या करना चाहिए। देख भोला, तू यहाँ से चला जा। यहाँ से तू जितना दूर रहेगा, तू और तेरा परिवार उतना सुखी रहेगा। भाई मेरी तो यही सलाह है। ठीक है दादा, हम जल्द ही शहर वापस लौट जाएंगे। मम्मी कहने लगी, चलो जल्दी घर चलते हैं, बच्चे घर में अकेले हैं। उधर घर में राजू जेम्स बॉन्ड बनकर घूम रहा था। वह जब किचन में गया तो उसकी नज़र सिंक पर पड़ी। सिंक के पास वाले बंद दरवाजे पर उसने उसे जैसे ही खोला, लेकिन यह क्या, उसे तो नीचे जाती हुई सीढ़ियां दिखाई दे रही थी। वह धीरे धीरे नीचे उतरता चला गया और फिर उसने जो देखा तो उसके होश ही उड़ गए। दौड़ता दौड़ता हाँफता हाँफता सीढ़ी चढ़ गया और
किचन में पहुंचा। किचन का दरवाजा कस कर बंद करके मम्मी पापा की राह देखने लगा और मन ही मन जाने क्या गुणा भाग करने में लग गया। जैसे ही उसने पापा मम्मी को आते हुए देखा, उन्हें हाथ पकड़कर तेजी से रसोई में ले गया और सिंक के पास वाला दरवाजा खोलकर कहा, पापा, यहाँ नीचे तो स्टोर रूम है, नीचे चलकर देखिए तो ज़रा। ओह हाँ, इस बात को तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। इतने सालों के बाद जो यहाँ आना हुआ है, जाने कैसे आता है खाना मेरे दिमाग से निकल गया। चलो चलकर देखते हैं। सभी तहखाने में नीचे चले गए। वहाँ बहुत से पुराने कपड़े, टूटे खिलौने, बर्तन और बहुत सा कबाड़ का सामान भरा पड़ा था। तहखाना बदबूदार हो रखा था। मोटे मोटे चूहे यहाँ से वहाँ धमा चौकड़ी मचा रहे थे। मकड़ियों के जाले हर तरफ नजर आ रहे थे और यहाँ से वहाँ मंडराते हुए चमगादड़ों ने भी अपना अड्डा बना रखा था। हम सबके लिए यहाँ खड़े रह पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। जल्दी से हम वहाँ की घुटन से बाहर निकलकर ऊपर की ओर भागे। राजू ने कहा, पापा मम्मी, अब समझ आया कि गांव वालों को हमारे घर के आसपास तरह तरह की आवाज़ें क्यों सुनाई पड़ती थी। पापा ने कहा, शाबाश राजू बेटा, तुम सही कह रहे हो। मेरी याददाश्त से तो यह तहखाना पूरी तरह बाहर हो चुका था। अच्छा किया जो तुमने उसे देख लिया और भाई के भूत को भी पकड़ लिया। राजू कहने लगा, पापा, हमें तहखाने का सारा सामान बाहर निकाल फेंकना चाहिए। ठीक कह रहे हो बेटा तुम। मेरे ख्याल से सब सामान को बाहर निकालकर जला देना चाहिए। तभी मम्मी कहने लगी, हाँ यह ठीक रहेगा और पूरे घर में सफेदी भी करवा देते हैं। प्रधान जी और गांव वालों की मदद से घर के पीछे वाले हिस्से में उगाई झाड़ियों को कटवाकर घर के आसपास साफ सफाई करवाई गई। कुछ ही दिनों में घर में नई रौनक छा गई। घर में भगवान की पूजा हवन किया गया और सब गांव वाले भी उसमें शामिल हुए। अब गांव वालों को किसी भी तरह की आवाज़ नहीं डरा रही थी। भानु दादा, डॉक्टर और प्रधान जी सब ने मिलकर प्रशांत और उसके परिवार की सूझबूझ की प्रशंसा की। पापा ने सबका धन्यवाद किया और कहा, हमारा परिवार आप सभी गांव वालों की भावनाओं का सम्मान करता है, पर साथ ही हमें ज्ञान विज्ञान एवं बुद्धि विवेक के आधार पर ही किसी बात की जांच पड़ताल करनी चाहिए। इस तरह सच्चाई को जाने बिना अपने मन में सिर्फ वहम के आधार पर कुछ भी अनुमान लगाना हम सभी को अंधविश्वास की दुनिया में ले जाता है। धुमाकोट का डरावना सफ़र अब यहीं समाप्त होता है, लेकिन हम चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र बिना डरे तय होता रहे। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनते रहें और काम करते रहें। इससे भी ज़रूरी, अपना ध्यान रखना ना भूलें।